नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हजारीबाग से एक बड़ी खबर मिल रही है। सदर एसडीओ के खिलाफ थाने में आवेदन दिया गया है। एसडीओ की पत्नी के भाई ने आवेदन दिया है। पत्नी को आग लगाकर जलाने का आरोप लगा है। परिजनों के मुताबिक पिछले 6 महीने से एसडीओ अशोक कुमार और उनकी पत्नी के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा था। इलाज के दौरान एसडीओ की पत्नी की मौत हो गई है। झील रोड स्थित सरकारी आवास में ही आग से जलने की घटना हुई थी। डॉक्टर के अनुसार पत्नी अनीता कुमारी का 65% शरीर जल चुका था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर बोलने के लायक थी। उस समय तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया गया। जब वह बोलने के लायक नहीं रही, उसके बाद हमारा भाई को हमारे जो बहनों हैं उनके छोटे भाई द्वारा सूचना दिया जाता है। कल देवकमल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित जो है, परिवार जो है, वो लगातार आरोप लगा रहा है और सीधे जानने की ये जो पूरा मामला है क्या है। ये सर मामला है, इन्होंने जिसको आप एसडीओ बाबू बोल रहे हैं वो एसडीओ बाबू नहीं रहे, वो हत्यारा बाबू हो गए हैं। वो हत्यारा बाबू ने ही मेरी बहन की हत्या किए हैं। ये तारपीन का तेल छिड़क करके मेरी बहन की हत्या उन्होंने ही किए हैं और उनको भरपूर सहयोग करने वाले उनके छोटे भाई शिवनंदन कुमार, उनके पिताजी दुर्योधन साहब और शिवनंदन की पत्नी जो है रिंकू कुमारी, ये लोग जो है सो उनको भरपूर सहयोग किए हैं। सर पहले ये कुछ नहीं थे, एक साधारण रोजगार सेवक थे सर। उसी समय शादी हुई 20 नवंबर 2011 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो सिस्टम हम लोग का है उस सिस्टम के तहत शादी किए थे सर। हमारी बहन बोलती थी कि इस व्यक्ति का किसी महिला के साथ गलत संबंध है जिसके चलते ये हमेशा प्रताड़ित करते हैं। वो मेरी बहन बोलती थी। इस बात को लेकर कितना बार तू में भी हुई, लेकिन हम लोग बोले कि चलो मैनेज करके चलो। बर्दाश्त करते करते लास्ट में ये ऐसा कड़ा स्टेप ले लिए कि लास्ट में जला को इन लोगों ने मार ही दिया। क्या हाथ भी जले हैं? वो सब नौटंकी है सर, नौटंकी है, वो सब ड्रामाबाज है, वो सब नौटंकी है। आप खुद सोच सकते हैं, अगर उस तरह की घटना होती तो ना पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया। ये खुद वहाँ एसडीएम थे, लॉ एंड ऑर्डर के मालिक ये खुद वहाँ है जहाँ ये घटना हुई है। अगर न कोई पुलिस प्रशासन को सूचना गया, न कोई सरकारी अस्पताल ये ले गए, ये अपने मन का मर्जी का चले हैं। सारा जगह इनका सेटिंग था, ये पूर्व नियोजित था कि आज इस तरह से करना है। एक बनावटी मन गढ़ंत ये कहानी बता रहे हैं। एफआईआर में नामजद किया हूँ अशोक कुमार, उनके पिता दुर्योधन साहब, उनके छोटे भाई शिवनंदन कुमार और उनके छोटे भाई की पत्नी रिंकू कुमारी। देख रहे हैं कि पीड़ित परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन सच्चाई कहाँ किस कोने में छिपा है ये जांच का विषय है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। एसडीओ की पत्नी का जलकर मौत हो जाना ये कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है एसडीओ पर। हालांकि पति और पत्नी के बीच में अनबन था काफी समय से, लेकिन आरोप लग रहे हैं एसडीओ पर। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और गुमला से खबर, जहां पर डायन बिसाही के आरोप में वृद्ध को जलती हुई चिता में जलाने के मामले में जांच अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें, घटना के बाद में आरोपी के परिजन घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के कोराम्बी गांव में 60 साल के बुद्धेश्वर उरांव को मारपीट के बाद जलती हुई चिता में जिंदा झोंक दिया गया। वृद्ध बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने भी बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। लोग शमशान से भाग खड़े हुए। थोड़ी देर में वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बुधवार को गांव की वृद्ध महिला मंगरी उरांव की मौत कुएं में डूबने से हो गई थी। उसके बाद दाह संस्कार के लिए गांव से सटे टोंगरी इंदिरा ले जाया गया। इसके बाद बुद्धेश्वर उरांव भी दाह संस्कार में शामिल था। अचानक मृतका का भाई झड़ी उरांव, बेटा करमपाल उरांव ने टांगी से बुद्धेश्वर उरांव पर हमला कर दिया। फिर उसे घसीटकर मंगरी उरांव की जलती हुई चिता में झोंक दिया गया। आदमी तो एक घर में तो नहीं जली, तो पूरा गाय करके काले चलाए ना जाइत भाई के जाए रहे जलाए ले हले मारने तल के नहीं बता ले हमरे के खोते खोते सागर बिहान कर दिली। तब से बिहान खन देखे गेले खन तो ऊपर टेंगड़ा है। पाकुड़ से बड़ी खबर, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। सड़क चौड़ीकरण और गोलंबर निर्माण के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मदर टेरेसा चौक पर स्थित सभी दुकानों को हटाया गया। दुकानदारों को पहले ही जगह खाली करने की सूचना दे दी गई थी। तो सड़क चौड़ीकरण को लेकर के कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें, पाकुड़ से खबर मिल रही है, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं।
प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मदर टेरेसा चौक पर स्थित सभी दुकानों को हटाया। अतिक्रमण को वहां से हटाने का काम किया गया। दुकानदारों को हालांकि पहले ही जगह खाली करने की सूचना दे दी गई थी। तो चक्कर बनेगा जो आवाजाही में, बड़ी गाड़ियों की आवाजाही में या फिर जाम हमेशा लगा रहता है, उसको देखते हुए, लोगों को सुविधा को देखते हुए इसको चौड़ीकरण करेंगे। इसलिए जितने भी अतिक्रमण करके ये दुकान गुमटी वगैरह चला रहे हैं उनको शाम तक का टाइम दिया गया, हटा दीजिए। और यहाँ पे हम लोग पिछीकरण, चौड़ीकरण, मतलब ये पाकुड़ शहर का सबसे अच्छा गोल चक्कर बनने वाला है। रघुवर दास से जुड़ी ये खबर न्यूज़ 18 पर रघुवर दास ने एक्सक्लूसिवली कहा है कि जन्मभूमि और कर्म भूमि को छोड़ करके कहां जाऊंगा। मेरी इच्छा है कि जब मैं जाऊं तो संगठन का झंडा लेकर जाऊं। तो एक्सक्लूसिवली बात की है न्यूज़ 18 से रघुवर दास ने और इन्होंने कहा है कि कर्म भूमि और जन्मभूमि को छोड़ करके आखिर कहां जाऊंगा। मेरी इच्छा है कि जब मैं जाऊं तो संगठन का झंडा लेकर जाऊं। यानी कि अब एक्टिवली पॉलिटिक्स में एक्टिव होने वाले हैं रघुवर दास। पहले ही संकेत मिल रहे हैं, बहुत जल्द हो सकता है कि वापस से एक्टिव हो जाएं रघुवर दास पॉलिटिक्स में। इनका कहना है कि जब मैं जाऊं, कहीं भी जाऊं तो संगठन का झंडा लेकर जाऊं। जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्राण कार्यकर्ता है और मैं भी एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता 1980 से संघर्ष करते हुए पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध, पार्टी की विचारधारा के लिए काम करते करते इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपने कर्म कर शिखर तक पहुंच सकता है। तो मैं प्रारंभ से संगठन का व्यक्ति रहा। बीच के काल में जरूर कुछ दायित्व, मुख्यमंत्री का दायित्व हो चाहे महामहिम का दायित्व हो, लेकिन मेरा स्वभाव संगठन का है और मेरी इच्छा भी है कि संगठन का झंडा लहरा के ही जाऊंगा। चंपाई सोरेन से जुड़ी हुई खबर। जेएमएम में जाने की अटकलों पर चंपाई सोरेन ने विराम लगा दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करने का और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं जहां हूं भविष्य में भी वहीं रहूंगा। चंपाई सोरेन ने कहा है किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वापस से चंपाई सोरेन जेएमएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है चंपाई सोरेन ने। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि मैं जहां हूं भविष्य में भी वहीं रहूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में यानी कि जेएमएम में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। झारखंड में आप देखिए वादों की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। सरकार 1 महीना पूरे होने को है, लेकिन अब तक इस सरकार ने जो भी वादे जनता के बीच में किए थे, एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। ये सारे के सारे उनके धरे के धरे रह गए हैं। इस सरकार ने घोषणाएं किया था कि पहली कैबिनेट में 1932 खतियन आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बना करके 10 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देने का मार्ग वो प्रशस्त करेंगे। वो काम नहीं हुआ। बात गढ़वा की करते हैं, जहां पर डीजे पर प्रतिबंध लगाने से डीजे संचालकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिला टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को मांग पत्र सौंपकर राहत दिलाने की मांग की है। जो यहाँ का एक प्रकार से कह के तनासार जो प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं वो डीजे साउंड को पूरी तरह से बैन करके रखे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी जिला में डीजे साउंड बज रहा है। और हम लोग इसी को लेकर के माननीय विधायक जी के पास आए हुए थे कि हम लोगों को भी कुछ एक बीच का रास्ता दिया जाए। तो अक्षरा सिंह का डीजे बजेगा उसके लिए अलग काम। अब गरीब गुरबा अगर यहाँ के डीजे बजा के शादी भी हमें अपना पेट पालना चाहता है तो पैसा खाने बड़ी तकलीफ। तो इसमें भी कुछ लगता है समथिंग मिसिंग। हम आने वाले दिनों में विधानसभा में मैं इस बात को रखूंगा।
गुमला से बड़ी खबर, भरनो क्षेत्र में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। फसल को बर्बाद कर दिया है हाथियों ने, घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। प्रभावित किसानों ने मुआवजे की भी मांग की है। 2 दिनों से 18 जंगली हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, फसलों को रौंद डाला है, फसलों को नुकसान हुआ है, साथ ही साथ ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, क्षतिग्रस्त हो चुका है ये मकान, ये रहने लायक मकान अब नहीं बचा है। ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। वन विभाग से भी शिकायत की गई है। तो हाथियों के आतंक से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है, दहशत में भी है। किसानों ने मुआवजे की भी मांग की है। अब आपको पाकुड़ लेकर चलते हैं, जहां पर पिछले 17 साल से हिरणपुर प्रखंड के हाथकाठी स्थित 100 बेड वाला अस्पताल अधूरा पड़ा हुआ है। नई सरकार से लोगों को काफी उम्मीद है। दरअसल 2006 और 7 में लगभग 3 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से अस्पताल निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। विभाग की तरफ से इस कार्य को 2012 तक आधा अधूरा छोड़ दिया गया और इस दौरान करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए का खर्च किया गया, परंतु आगे के कार्य पर विभागीय आदेशानुसार रोक लगा दी गई। सरकारें आई और कई सरकारें गई, परंतु आज तक इस भवन का तस्वीर नहीं बदला। जी हाँ, इस वक्त हम हिरणपुर प्रखंड के कमल घाटी में मौजूद हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो वही भवन है जो आज से ठीक 17 साल पहले इसको बनाया जा रहा था, लेकिन बनाते वक्त जो है 2012 में इसकी काम को रोक दिया गया और आज जो है ये भवन पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। इस भवन का निर्माण जो है करोड़ों रुपए की लागत से की जा रही थी, लेकिन यहाँ के लोग जो है इस भवन के का फ़ायदा नहीं उठा सका। यहाँ ये भवन जो है स्वास्थ्य केंद्र बन रहा था। यह भवन 100 बेड की बनाई जा रही थी और वर्तमान में जो यहाँ के जो CHC है वो महज 6 बेड की है। अब साफ तौर पर यहाँ के जो जनता है इस नई सरकार पर उम्मीद जगाए बैठी है कि इस बार जो है ये सरकार में इस भवन का निर्माण होगा और हम लोग बंगाल जाने से बचेंगे और अपने यहाँ पर इलाज के लिए यहाँ वहाँ हमको जाना न पड़े, इसका साफ सरकार से उम्मीद जगाए बैठी है। नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18 पाकुड़। खबर लोहरदगा से, जहां पर सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत साइकिल का वितरण किया गया। साइकिल पाकर बच्चे काफी खुश दिखाई दिए, काफी उत्साहित नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो बच्चियां हैं साइकिल पाकर काफी खुश दिखाई दे रही हैं। दूर 1.5-2 किलोमीटर दूर से आते हैं, 3 किलोमीटर से, उनको बहुत आराम हो जाएगा और ऑटो से आते हैं, वो सब खर्च बच जाएगा, तो बच्चों में पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सहयोग होगा। मैक्सिमम सभी बच्चों को साइकिल मिल चुका है और जिन बच्चों को नहीं मिला उनमें सिर्फ जनरल बच्चे ही बचे हुए हैं, बाद बाकी तो सबको साइकिल मिल गया। और इस बार सरकार ध्यान दे रही है, पिछला बार का भी साइकिल बच्चों को टाइम से मिल गया था और इस बार तो और भी पहले मिल गया। तो ये वित्तीय वर्ष 2024-25 का कक्षा 8 में पढ़ने वाले ST, SC, OBC और मिनोरिटी के बच्चों को साइकिल दिया जा रहा है। ये कल्याण विभाग से दिया जा रहा है। प्रगति के पहिया के नाम से इसी योजना को चालू किया गया है। हमको साइकिल मिला तो बहुत अच्छा लगा। पैदल आते थे उतना दूर से तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था, अब साइकिल मिला तो हम जल्दी स्कूल आ पाएंगे, इसीलिए हमारा टाइम बचेगा भी स्कूल आने के लिए। सरकार को हम थैंक यू बोलते हैं कि हमको साइकिल दी हो। धनबाद के खिलाड़ी जलवा बिखेर रहे हैं। जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन 1990 से संचालित है, लेकिन इतने सालों में जिला प्रशासन की तरफ से टेबल टेनिस एसोसिएशन के लिए कुछ भी नहीं किया गया। टेबल टेनिस खेल के लिए ना स्टेडियम की व्यवस्था है और ना ही कोई कोच, लेकिन इस खेल में करियर बनाने के लिए शहर के युवा पसीना बहा रहे हैं। सुविधाओं की कमी से खिलाड़ियों को इस खेल की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के लिए कोलकाता और अन्य शहर जाना पड़ता है। मेरी मम्मी सब करवाती है, उसको यही सब हेल्प करती है। मम्मी एक्चुअली टीचर है, पापा कुछ बिजनेस में काम करते। जैसे अगर धनबाद में बहुत अच्छे कोच आ जाए तो ओलंपिक मेडल लाने का जो धीरे धीरे यहाँ पर स्कोप नहीं देखने मिला तो मैंने कोलकाता भेज दिया इसको। अंडर 17 ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का टॉपर है और अंडर 19 में ये सेकंड रनर्स है और अभी हाल ही में ये दिल्ली गया था, वहाँ पर ये नेशनल में 3rd। से यही मांग है कि इसको सपोर्ट मिले और ये आगे बढ़े, क्योंकि इसके पीछे जो खर्च है वो मंथ का 20 to 25,000 का खर्च है और हम लोग सिर्फ कलकत्ता भेज रहे तो हम लोग के पास इतना खर्च आ रहा है और जहाँ डिफरेंट स्टेट जा रहा है या और कहीं जा रहा है तो बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है। नहीं, जिस हिसाब से ये अभी जो खेल रहा है यहाँ पर, हमको लगता है कि वो बहुत अच्छा करेगा, झारखंड के लिए भी करेगा और देश के लिए भी नाम करेगा।
मगर यहाँ जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल रही है। की राजधानी में क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं तो फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं, वहीं अब टेबल टेनिस के खिलाड़ी भी उभर रहे हैं, लेकिन उसे निखारने के लिए कोच की जरूरत है, जिसकी सुविधा धनबाद में नहीं है। धनबाद डीएवी में पढ़ने वाला शौर्या नेशनल और स्टेट लेवल पर कई मेडल और ट्रॉफियां ला चुके हैं, लेकिन इस खेल के लिए जो कोच और जो माहौल चाहिए वह इसे नहीं मिल पा रहा। अभी अपने दम पर यह शौर्या कई मेडल अब ट्रॉफी लाए हैं, लेकिन इन्हें कोच की जरूरत है जो कि धनबाद में उपलब्ध नहीं है। कोलकाता में यह जाकर इसकी कोचिंग कर रहे हैं। वहीं इनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत अधिक खर्च उठा सके, इसलिए परिवार के लोग भी सरकार का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं कि उनके बच्चे में हुनर है और अपने दम पर प्रदेश और नेशनल लेवल पर कई ट्रॉफी और मेडल लाए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार या फिर रेलवे और बीसीसीएल जो कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, उनकी नज़र कब तक इन पर पड़ती है। फिलहाल यह शौर्या अपने दम पर शौर्य बनाने का काम जरूर कर रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। रांची से एक बड़ी खबर है जहां पर चोरी की घटना हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है चोरी की वारदात। रांची ब्राम्बे चौक पर खड़ी बाइक लेकर के चोर फरार हो गया। पहले चोर ने रेकी की, इसके बाद फिर बाइक लेकर के चोर फरार हो गया। फोन में बात करने के बहाने नकली चाबी से लॉक तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। बाइक का लॉक टूटने के बाद बाइक लेकर के फरार हुआ चोर। रातू थाना क्षेत्र के ब्राम्बे की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में भी आप ये देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है चोरी की ये वारदात। आप देख सकते हैं कैसे दिन दहाड़े यहां पर मास्टर की से बाइक को ले जाया गया है। आपको बताते चलें कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सिमडेगा में धड़ल्ले से मानव तस्करी का कारोबार जो है वो फल फूल रहा है। दिसंबर और जनवरी में जब बाहर काम करने वाले अपने घर लौटते हैं तो इनके साथ कई मानव तस्करों के दलाल भी काफी तादाद में सक्रिय हो जाते हैं, जो यहाँ की भोली भाली बच्चियों को बहला फुसला करके अपने साथ ले जाते हैं और इनका सौदा महानगरों और खाड़ी देशों में कर देते हैं। मानव तस्करी के दर्द से कराहते हुए सिमडेगा से मानव तस्करी के दर्द को कम करने के लिए सिमडेगा पुलिस ने कमर कस ली है। इस बार सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में खास निर्देश भी दिए गए हैं कि मानव तस्करों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करें। वो लौटने लगते हैं और फिर करीब करीब गांधी मेला के आसपास लोगों का यहाँ से पलायन पुनः शुरू होता है और उसमें कई लोग जो है ऐसे लोग भी यहाँ पे आकर उच्छृंखल तत्व इसका फ़ायदा उठाते हैं कि यहाँ की भोली भाली जनता को, यहाँ के छोटे बच्चों को यहाँ से लेकर के जाते हैं और कहीं ना कहीं घरेलू कार्यों में उनको लगाते हैं। पुलिस लगातार इसकी हम सिमडेगा जनता से भी अपील करेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे ज़िले की भोली भाली जनता को अगर एक्सप्लॉयट करने का प्रयास कर रहा है, उसका शोषण करने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से पुलिस से संपर्क करें। पुलिस आपकी हर संभव। अपराधी तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो पीड़िता गायब हो गई, बच्ची गायब हो गई, उसकी खोजबीन पर हम लोगों का मुख्य फोकस है कि उसको अपने गार्जियन के साथ मिलाना है। ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है उस केस में। और अब बात धान खरीदी केंद्र की करते हैं। गढ़वा में धान खरीदी चालू है। 51 पैक्स केंद्रों पर आपूर्ति विभाग किसानों से धान खरीद रहा है। एक पैक्स पर 1000 क्विंटल से ज्यादा धान लेने पर पाबंदी है, जबकि एक किसान का 200 क्विंटल धान क्रय करने तक का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन अभी तक जिला आपूर्ति विभाग ने महज 25% ही धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य हासिल किया है। ज्यादातर किसान बिचौलियों के हाथ बेच दे रहे हैं। उससे पहले बिचौलिया के हाथ में मनाने पौने दाम में बेच देते हैं खुलने के चलते। अब इंशाल्लाह है कि घोषणा करके 31-32 रुपये अब किसान के एकदम दुविधा में डाल दिए, फिर अंतिम में पैक्स में बेचा रहा है। कहाँ है तो सरकार से खुश नहीं है आप लोग? कहाँ खुश है? घोषणा किए कुछ, अब अभी बोल रहे हैं कुछ लेने वाली 24 रुपये 23 रुपया कर दिए रेट, 1 रुपया बोनस है। वो कब मिलेगा? मार्केट में 21-2200। हाँ 21-2200 के मार्केट में है। जाने से क्या फायदा? पैसा मिलेगा 6 महीना साल भर के बाद मिलता है। इसलिए सर कि धान का रेट कहा गया था चुनाव से पहले कि हम 31 रुपये पर क्विंटल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 23 रुपये मिल रहा है, तो 23 रुपये से अच्छा हम लोग को बनिया दरवाजे बनाने के 20 रुपये 19 रुपये रेट दे रहे हैं, इसलिए धान वहीं हम लोग बेच दे रहे हैं। लेकिन कुछ जो संतुष्टि है कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन आज 20 साल पहले से 15 साल पहले से है,
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा निबंधन बरकरार रहे। मैं किसान हूँ, किसान के श्रेणी में हम लोग हमेशा गिनती होते रहें, इसलिए मैंने मजबूरन मसनान के यहाँ देना पड़ रहा है अपना छतरपुर पैक्स। पैक्स की खरीदी यही है जो मैंने अव्वल साल जो है समय से पहले मैंने थोड़ा सा खरीदारी चालू हो गया है और पूरा खरीदा रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो भी किसान के है हम लोग मैसेज द्वारा खरीद रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसको आ रहा है कि धान जो है जिस टाइप से पैदा हुआ है यहाँ, उस टाइप से यहाँ किसान का रुझान नहीं है। ये खरीद विपणन मौसम 2024-25 में गढ़वा जिले के लिए कुल 2 लाख क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित था। इसमें अभी तक 56,343 क्विंटल का हम लोग खरीदारी कर चुके हैं, जो कि पूरे झारखंड में गढ़वा का स्थान धान अधिप्राप्ति में नंबर 1 पर। गिरिडीह में सरकारी अनाज का घोटाला का मामला सामने आया है। झारखंड राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक को दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 87,000 क्विंटल अनाज की गड़बड़ी हुई है। इस मामले में जांच चल रही है और इस बीच इस घोटाले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने और बैकलॉग अनाज को जनता के बीच वितरित करने की मांग को लेकर के भी प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे लोगों में काफी आक्रोश भी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। अनाज कालाबाजारी को लेकर लगातार सभी प्रखंडों में विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। आपको बता दें कि 13 ब्लॉक में से जमुआ प्रखंड एक ऐसा मात्र प्रखंड है जहां पर अनाज कालाबाजारी बृहद पैमाने पर हुआ है। लगभग 24,995 यानी 25,000 क्विंटल अनाज गबन हुआ है। इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जाता रहा है। जो जमुआ प्रखंड स्थित जो झारखंड राज्य खाद्य निगम का जो एक गोदाम है, गोदाम का है, और ये यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि ये जो गोदाम है लगभग 1000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला है और इसी गोदाम से लगभग 25,000 क्विंटल अनाज का गबन हुआ है। जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति का काम होते आ रही है। हम लोगों को 7/12/2023 को ही डीएसओ साहब लिखित दिए थे कि पूरे जिले में 86,990 क्विंटल अनाज गबन हो गया, यानी चोरी हो गई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।